Good morning, students. Welcome you all on the Founders Education Channel. मैं आपका दोस्त HC सर आपके सामने एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को लेकर के फिर से हाजिर हूँ। और आज ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसा कि मैं बता दूं कि इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में काम का लगातार चलते रहना प्रकट होता है, ठीक है। और इसको कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वे स्कूल को जा रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जहाँ भी रहा है, रहे हैं आदि लगे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी में अगर लगे हैं तो उसको हम इंग्लिश में पहचानने के लिए हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेशन करने का नियम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें ट्रांसलेशन करते समय 3 तरह के सेंटेंसेस का सामना करना पड़ता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन सा होता है? पहला होता है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में एक सब पार्ट और कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, अदरवाइज उसको इंट्रोगेटिव की श्रेणी में ही हम रखते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सीखते हैं। पहला नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अगर ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सिंगुलर सेंटेंसेस हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो इज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम आर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। लेकिन बच्चों अभी जैसा कि हम जानते हैं यू और आई अंग्रेजी की ये 2 शब्द हैं जो कि देखने में हिंदी के हिसाब से तो हमें एक वचन ही लगते हैं, सिंगुलर ही लगते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में प्लूरल होते हैं। तो यू के साथ हम स्पेशली हम आर यूज करते हैं और आई के साथ कौन सा यूज करते हैं? एम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ होता है। वाक्यों की संरचना हम कैसे करेंगे? तो हम करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब और उसमें आईएनजी लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म। और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको वाक्यों की संरचना के बारे में अभी काफ़ी कुछ आइडिया हो गया है, क्योंकि जो इंडेफिनिट टेंसेज हम पढ़े थे तो उसमें सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो इस नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और यू के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस हम लेते हैं। ये है पहला सेंटेंस हमारा, वे स्कूल को जा रहे हैं, ठीक है। वे स्कूल को जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्कूल। दे, वे के लिए दे, और जैसा कि दे प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। और जाने का अंग्रेजी हमारा गो होता है, तो इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो गोइंग हो जाएगा और ये सारा पोर्शन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट का, गोइंग टू स्कूल। ओके बच्चों, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। द बॉयज़, ये लड़कों के लिए होगा द बॉयज़, और आर बॉयज़ क्योंकि प्लूरल है तो इनके साथ आर यूज करेंगे। और प्लेइंग, खेलने की अंग्रेजी प्ले, और आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले सेंटेंस को लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो आई और आई के साथ जैसा मैंने बताया था कि हम एम यूज करेंगे, तो आई के साथ यहाँ भी हम एम लिख लिए। और राइट लिखने की अंग्रेजी है और इसमें आईएनजी लगा दिए तो राइटिंग हो गया, और ए लेटर विल बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला है हमारा, वह कमरे में सो रहा है। तो वह ही उसकी अंग्रेजी है
और चूँकि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। सोने का स्लीप होता है और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट इन द रूम। कहाँ सो रहा है? तो कमरे में सो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। पांचवा सेंटेंसेस लेते हैं। गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी को हम अंग्रेजी में द ट्रेन बोलते हैं। ट्रेन को ही हम नॉर्मली गाड़ी के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये ट्रेन सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे। और चलने का मूव या रन, ये दोनों ही होता है। अगर तेज़ चल रही है तो रनिंग कर लेंगे और अगर धीरे चल रही है तो मूविंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नियम 1 के हिसाब से कुछ सेंटेंसेस बना के सीखे हैं। अगला नियम देखते हैं, नियम 2। इसमें निगेटिव सेंटेंसेस को हम टेकअप करेंगे और निगेटिव सेंटेंसेस में हमको पता है कि नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे बच्चों? तो इस नॉट का प्रयोग हम करेंगे इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद तथा वर्ब जो आईएनजी का लगा हुआ है उसके पहले करेंगे। ठीक है, वर्ब के आईएनजी लगी फॉर्म के पहले करेंगे। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगला सेंटेंस लेते हैं इसके एग्जाम्पल का। पहला सेंटेंस है वह काम नहीं कर रहा है। तो वह का अंग्रेजी ही इज़ नॉट वर्किंग। ये हमें पता है कि वह काम नहीं कर रहा है का ही इज़ नॉट वर्किंग। तो नॉट हो जाएगा, अंग्रेजी इज़ के बाद लगाएंगे तो इज़ के बाद नॉट लगा लिया और बाकी आईएनजी लगी हुई वर्ब के पहले रख लिया। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वह कक्षा में लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। तो लड़कों की अंग्रेजी द बॉयज, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। और चूंकि प्लूरल है तो इनके साथ आर लगाएंगे और आर के बाद और रीडिंग मतलब आईएनजी लगे हुए वर्ब के पहले बीच में हम क्या लगाएंगे बच्चों? तो बीच में हम लगाएंगे नॉट। ठीक है, द बॉयज आर नॉट रीडिंग इन द क्लास। ये इन द क्लास ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और ये सेंटेंस हमें देख रहे हैं क्या है, मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम नॉट गोइंग होम टुडे। आई एम नॉट गोइंग होम टुडे। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा सेंटेंसेस भी पढ़ लिए। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं। तीसरा नियम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा मैंने आपको चर्चा किया था कि तीसरा सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इसके बारे में हमें दो तरह के वाक्य मिलते हैं। पहला वो वाक्य मिलता है जिसमें प्रश्नसूचक शब्द से ही वाक्य शुरू होता है हिंदी में, और उस कंडीशन में इज़ एम आर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसा कि आप इंडेफिनिट टेंस में भी देखे थे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब था डू या डज, डिड या हैड, ये सबको हम पहले लाए थे। तो वैसे यहाँ भी करेंगे, हम इज़ एम आर को पहले ले आएंगे। ठीक है, वाक्य में पहले रखेंगे और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि क्या रामफल सो रहा है। तो क्या पहले आ गया वाक्य में, तो इसके लिए इज़ को, चूँकि रामफल सिंगुलर है तो उसकी अंग्रेजी उसका ऑक्सिलरी वर्ब इज़ होगा। तो इज़ रामफल और स्लीपिंग, इज़ रामफल स्लीपिंग, क्या रामफल सो रहा है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, क्या वह बाग में पढ़ रहा है। तो इसका भी इज़ ही रीडिंग इन द गार्डन, क्या वह बाग में पढ़ रहा है। ओके, दूसरा तरह का सेंटेंस जाता है हमारा बच्चों, जिसको बी श्रेणी में हम रख सकते हैं। और ये सेंटेंस क्या होता है कि प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि वह फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो अंग्रेजी है प्रश्नसूचक शब्द का, अंग्रेजी जैसे प्रश्नसूचक शब्द का क्या है यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द हमारा है कहाँ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी को हम पहले लाएंगे तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर। तो वेयर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वेयर के इमीडिएट बाद जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे इसमें, जिसमें आईएनजी लगा हुआ होगा। तो वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं।
अगला सेंटेंस, और ये समझने वाली श्रेणी में ये आखिरी सेंटेंस है, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो कौन की अंग्रेजी को हम पहले लाएंगे। कौन की अंग्रेजी को क्या होगा, हु, और हु तुम्हें है तो सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर के साथ इज नहीं, यू के का सापेक्ष अगर लेते तो आर लिखना पड़ता है, लेकिन अब हु के साथ ले रहे हैं तो हु के साथ सिंगुलर यूज करेंगे और ये हो जाएगा इज। हु इज कॉलिंग यू। ठीक है, कॉल के साथ आईएनजी लगाएंगे तो कॉलिंग यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके नियम देख लिए हैं बच्चों। अब हम आइए प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आपका रहा ये अगले पेज में। ठीक है बच्चों, तो अगला पेज हमारा आता है, ये है एक्सरसाइज 4। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो हम अपने अभी प्रैक्टिस किया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम साथ साथ में ट्रांसलेशन करते जाते हैं। ठीक है, वैसे इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पहले रख लीजिएगा, पहले अपने कोशिश करिएगा और फिर बाद में मिलाइएगा कि आपका कहाँ तक सही है, कहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है लड़के परीक्षा दे रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे बच्चों, तो द बॉयज आर appearing द एग्ज़ाम। ठीक है, इसके लिए एक और लोग कुछ अंग्रेजी यूज करते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, राइटिंग द पेपर। राइटिंग द पेपर, तो कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। वैसे इसका अगर हम सेंस लेंगे तो ये पहला वाला सही है कि द बॉयज आर अपीयरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंसेज है रोगी डॉक्टर से बातें कर रहा है। अगला सेंटेंस क्या है कि रोगी डॉक्टर से बातें कर रहा है, तो ये हो जाएगा रोगी के लिए अगेन लिखेंगे हम द पेशेंट इज टॉकिंग, पेशेंट इज टॉकिंग, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, टू द डॉक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा वह अपना कार्य कर रही है तो हमको पता है कि शी लिखना होगा, शी इज डूइंग हर वर्क। ठीक, वह अपना कार्य कर रही है। लड़के निबंध लिख रहे हैं, द बॉयज आर राइटिंग एसेज। एसेज नहीं करेंगे, एसे कर देंगे। ठीक है, इसके लिए एसे ठीक रहेगा, राइटिंग एसे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। अगला, मैं घड़ी में चाबी दे रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि घड़ी में चाबी देने पे लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। घड़ी में चाबी देने को अंग्रेजी में वाइंडिंग अप बोलते हैं, वाइंडिंग अप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या लिखेंगे, आई एम वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाइंडिंग अप द वॉच। ये पुराने ज़माने की घड़ियाँ हैं, आजकल ऐसी घड़ियाँ आती नहीं है जिसमें चाबी भरना पड़े, लेकिन पहले के ज़माने की थी तो उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं, चाबी भरने को। वह नाव नहीं चला रहा है, ही इज़ नॉट रोइंग। नाव चलाना का क्या होता है बच्चों, रोइंग द बोट। क्या होता है, ही इज़ नॉट रोइंग द बोट। रोइंग नाव चलाना। ठीक है, ग्वाला गाय नहीं दूह रहा है। ग्वाले को अंग्रेजी में द मिल्क मैन बोलते हैं, इज नॉट, और गाय दूहना को मिल्किंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
मिल्किंग द काऊ। ठीक है, गाय को काऊ बोलेंगे तो गाय दोनों को मिल्किंग द काऊ बोलते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। कृष्ण द्वार को ताला नहीं लगा रहा है। क्या करेंगे? कृष्ण, अंग्रेजी में कृष्णा लिखते हैं। कृष्णा इज नॉट लॉकिंग द डोर। ठीक है, कृष्णा इज नॉट लॉकिंग द डोर। नौकर घोड़े को पानी नहीं पिला रहा है। द सर्वेंट इज नॉट मेकिंग his horse to drink। ठीक है, अगला क्या होगा? क्या तुम अपने भाई को हिंदी पढ़ा रहे हो? तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो इज को पहले लाएंगे। सॉरी, तुम है तो इज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों? इज की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आर यू टीचिंग योर टीचिंग हिंदी आर यू टीचिंग हिंदी? किसको पढ़ाना है? टू योर ब्रदर। क्या आप अपने भाई को हिंदी पढ़ा रहे हो? ठीक है, ये हो गया। क्या आपका घोड़ा घास खा रहा है? अब ध्यान रखिए, घास खाने का ग्रेजिंग होता है। ठीक है, तो इज योर हॉर्स ग्रेजिंग? GRAZING। इज योर हॉर्स ग्रेजिंग? कमरे में शोर कौन मचा रहा है? कमरे में कौन शोर मचा रहा है? तो अब इसकी कौन बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी को हम पहले लाएंगे। तो हु इज मेकिंग नॉइस? शोर मचाने का, हु इज मेकिंग नॉइस इन द रूम। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कितने आदमी बाहर खड़े हैं? तो हाउ मेनी पर्सन्स हो जाएगा, आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़े हैं। ठीक है, क्या कमला अपनी माता को पत्र लिख रही है? इज कमला राइटिंग लेटर टू हर मदर? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ भी। बच्चा क्यों रो रहा है? वाई द चाइल्ड इज क्राइंग। क्राइंग होता रोने का वीपिंग भी होता है, बट बच्चों के लिए अक्सर क्राइंग यूज करते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसका पार्ट है एक्सरसाइज का।
अगले पार्ट में इसका हम बी पार्ट करेंगे और वो होगा अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद। ठीक है, अंग्रेजी दिया रहेगा और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, और उसके लिए हम एक एक सेंटेंस लेते जाते हैं। द बॉयज़ ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, मैं लिखता जाऊंगा, आप भी नोट करते जाइए क्योंकि इसका राइटअप नहीं लिखा हुआ है। द बॉयज़ ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग हॉकी, it is playing हॉकी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्या है बच्चों, वो है माई फादर इज स्लीपिंग इन द रूम। माई फादर इज स्लीपिंग इन द रूम। तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं। तीसरा सेंटेंस है हमारा द बस इज मूविंग फास्ट। ठीक है, द बस इज मूविंग फास्ट। इसको मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहिए ताकि थोड़ा समय बच जाएगा आपका। चौथा सेंटेंस है ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड नाउ। ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड नाउ। ठीक है, पांचवा सेंटेंस हमारा आता है वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। छठवां हो जाएगा हमारा कि एम आई नॉट ट्राइंग माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एम आई नॉट ट्राइंग माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सातवां हो जाएगा हमारा he is trying to get rid of that evil fellow. He is trying hard to get rid of that evil fellow। ठीक है, और आठवां हो जाएगा where is he hiding now। where is he hiding now। ठीक है, ये सेंटेंसेज है जिसको हम लिखा था, इरेज हो गया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आई एम सॉरी कि आपको दोबारा कष्ट करना पड़ा। इसके ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा। क्या हेडिंग लिखेंगे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू हिंदी। ठीक है, ये लिख लेंगे आप, और लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्या था, द बॉयज़ ऑफ माई क्लासेज आर प्लेइंग हॉकी। तो इसके लिए लिख लेंगे मेरी कक्षा के लड़के हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं।
अगला सेंटेंस है माई फादर इज स्लीपिंग इन द रूम। मेरे पिताजी कमरे में सो रहे हैं। ठीक है। अगला है द बस इज मूविंग फास्ट। बस तेज चल रही है। ठीक है। उसके बाद अगला हम लेते हैं ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड। वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। ठीक है। अगला क्या, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस आई नॉट ट्राइंग टू माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या मैं इस समस्या के समाधान के लिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा हूँ। He is trying hard to get rid of that evil fellow. वह उस दुष्ट आदमी से छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ठीक है। लास्ट सेंटेंस है वेयर इज ही हाइडिंग नाउ। वह अब कहाँ छुप, सारी हिंदी में इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, कहाँ छिप रहा है। ठीक है। छिप रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जैसा पहले भी होता रहा है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और ये क्रम को हम जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपकी ये वीडियो पहुँचे और उससे वो लाभान्वित हो सकें। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।